दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज से तकरीबन 50 दिनों के बाद आपके सामने 18वीं लोकसभा के नतीजे होंगे। नई सरकार का खाका होगा और इस देश के लिए अगले 5 साल की नीति निर्माण की का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोकतांत्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके सहारे इस देश का भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को तय करने की बुनियाद डाली जाएगी। लेकिन इस लोकतांत्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी लोकतांत्रिक संरचना को तय करने के लिए जो इस देश में वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है, जो मिजाज दिख रहा है, उस मिजाज में आज आपको हम एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां से लोकसभा की 182 सीटें आती है। जी हां, 182 सीट्स। और इन 182 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 53 सीटें जीती थी और उसके सहयोगियों ने 19 सीटें जीती थी। और इन 182 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 53 सीटें जीती थी और उसके सहयोगियों ने 19 सीटें जीती थी। यानी कुल मिलाकर 182 में 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। और इन 72 सीटों का ही परिणाम था कि 300 पार का सपना भारतीय जनता पार्टी साकार कर पाई थी। और आज तो बात 400 पार की हो रही है। बीजेपी के लिए देखें तो 370 पार की हो रही है। लेकिन क्या 370 पार हकीकत है या सिर्फ एक जुमला है? आज की तारीख में मैं जिन 182 लोकसभा सीटों वाले इलाके की बात आपके सामने रख रहा हूं, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को दर्जन भर सीटें यानी 10-12 सीटें भी मिल जाए तो यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और सहयोगियों के साथ यदि 20 सीटों तक भी बीजेपी पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर ड्रम बजाने जैसी स्थिति होगी, उल्लास मनाने जैसी स्थिति होगी। लेकिन जब 53 से घटकर 12 तक पहुंचने के हालात हैं, 10-12 तक पहुंचने के हालात, तो क्या इस हालात में नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ होगी या फकीर का झोला उठ जाएगा? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। फकीर का झोला उठेगा या नहीं उठेगा? फकीर किस मुद्रा में तीसरी शपथ लेंगे या राष्ट्र के नाम विदाई संदेश देंगे 4 मार्च की रात्रि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आकर राष्ट्र के नाम विदाई संदेश देंगे फकीर? इस बात को लेकर इस देश के लोगों में बहुत दिलचस्पी है। चुनाव अभियान जोर नहीं पकड़ रहा, चुनावी हिंदुत्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी की बनाई हुई कोई बिसात कामयाब होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही। अगले 50 दिनों में या 45 दिनों में कहीं हालात बदल जाए तो बात अलग है। लेकिन आज जब 13 अप्रैल को हम आपसे मुखातिब हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन 182 सीटों वाले इलाके की बात मैं कर रहा हूं, उन 182 सीटों में पिछले प्रदर्शन का 1/4 दोहरा पाने में पसीने आ रहे हैं। हालात ऐसे बने क्यों? क्या 50 खोखे एकदम ओके के कथित नैरेटिव ने बनाए? क्या पेसीएम ने बनाए? क्या के कविता की गिरफ्तारी ने बनाए? क्या सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग ने बनाए? क्या प्रधानमंत्री के लगातार हो रहे दक्षिण दौरे के बावजूद राजदंड का चुनावी दंड मिलने जा रहा है? और क्या केरल में मलयाली भाषी लोगों के बीच लाल सलाम और कांग्रेस पार्टी के यूडीएफ के बीच भगवा प्रणाम करने की जो कवायद चल रही है, क्या उस भगवा प्रणाम की कवायद में कोई बाधा आ रही है? बाधा तो गोवा के समंदर में भी आ रही है, बाधा मुंबई में भी आ रही है, बीएमसी के चुनाव नहीं कराए गए, और बाधा तेलंगाना में भी आ रही है। आज जिन 182 लोकसभा सीटों का खाका मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन 182 लोकसभा सीटों के लिए जो जद्दोजहद चल रही है, कम से कम आज की तारीख में माना जा सकता है कि उस जद्दोजहद में उस इलाके में इंडिया गठबंधन भारी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, भारी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो जनमत दिखाई दे रहा है और न ही नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जनमत खोने का खतरा, दूसरी तरफ नैरेटिव पक्ष में ना होने का खतरा, तीसरी तरफ सत्ता की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी।
इन दोनों के बीच जब चुनावी रूप से मुकाबले की स्थिति बन रही है तो इन सब के बीच डीके शिवकुमार का चेहरा भी आता है, तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे का चेहरा भी आता है। और इन सब के बीच गुवाहाटी मॉडल के तहत बनी एकनाथ शिंदे सरकार भी आती है। तो एमके स्टालिन की अपनी बतौर नेता जो भूमिका है, एक पॉलिटिशियन के तौर पर जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका भी दिखाई दे रही है। बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों की, तेलंगाना की 17 सीटों की, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की, और इन सब से आगे जाकर कहे तो कर्नाटक, जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री था, 1 साल पहले तक अपना मुख्यमंत्री था, उस राज्य की 28 सीटों की, गोवा की 2 सीटों की, केरल की 20 सीटों की, तमिलनाडु की 39 सीटों की, और पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 3 सीटों की। यानी विंध्य के दक्षिण की बात मैं आपसे कर रहा हूं, सतपुड़ा के घने जंगलों के दक्षिण की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इटारसी रेलवे जंक्शन से आगे बढ़ने के बाद, दक्षिण की तरफ बढ़ने के बाद आप हिंदुस्तान के जिस इलाके में घुसते हैं उस इलाके की बात कर रहा हूं। और उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान वाले सांसद यदि 10-12 की स्थिति में पहुंचने के हालात है तो यकीन मानिए 370 छोड़ दीजिए, 272 भी भूल जाइए, 200 के आंकड़े तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि हालात उत्तर में भी 14 और 19 जैसे नहीं है। मैं एक एक कर आता हूं, तमिलनाडु से ही शुरू करता हूं। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और उनके लगातार दौरों का भी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रूप से फायदा मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो तमिलियन मिजाज है उस मिजाज के साथ आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चुनावी हिंदुत्व और उसका नैरेटिव कभी मेल नहीं खाता। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक बात अक्सर कहा करते थे कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका कोई आर्थिक और सामाजिक दर्शन नहीं है, और जो दक्षिण भारत की राजनीति जो हम आप सभी समझते हैं, वो आप सबको पता है कि बिना आर्थिक और सामाजिक दर्शन के दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में, खासकर तमिलनाडु की ही बात करें तो वहां राजनीति नहीं हो सकती, वहां कामयाबी नहीं मिल सकती, और वहां भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा नहीं लहरा सकता। उत्तर भारत में नैरेटिव पर हो सकता है, चुनावी हिंदुत्व की बिसात बिछाई जा सकती है, लेकिन वो तमिलनाडु जहां कभी हिंदी विरोधी अभियान चलता था, जहां कभी पेरियार ने सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया, और जहां कभी अन्ना दुरई ने राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सत्ता मुश्किल कर दी, लगभग असंभव बना दी, उस तमिलनाडु में आरएसएस का चुनावी हिंदुत्व कुछ कर पाएगा, यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं है। भले ही सेंगोल और राजदंड की बात प्रधानमंत्री करें, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति नारों से नहीं, राजदंड से नहीं, दक्षिण भारत की राजनीति आर्थिक और सामाजिक दर्शन की बुनियाद पर चलती है, और उस बुनियाद का ही परिणाम है कि डीएमके और एआईएडीएमके खड़ी हुई, एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि खड़े हुए, जयललिता खड़ी हुई, और आज तक एमके स्टालिन अपनी चुनावी बुनियाद और राजनीतिक बुनियाद को बचाए हुए। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए नील बटा सन्नाटा की स्थिति है, पिछली बार भी थी। पड़ोस के राज्य केरल की स्थिति देखें तो केरल में तमाम जद्दोजहद हुई, केरल में तो राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जद्दोजहद के बीच केरल के हालात भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं हुए। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने ई श्रीधरन को चुनाव लड़ाया, कई लोगों की नजर में वो बीजेपी के सीएम फेस थे, यहां विधायक बनने के लाले पड़े थे, वहां सीएम फेस बीजेपी बना रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी है जहां विधायक बनने के लाले पड़े हों, वहां सीएम का चेहरा घोषित करने की तरफ बीजेपी चली जाती है। इतनी वाइल्ड ड्रीम, इतना बड़ा सपना, हकीकत से परे सपने देखना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी आदत रही है। जिस राज्य में हालात ही नहीं हो विधायक बनाने के, उस राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की कवायद बीजेपी ही कर सकती है। 370 सीट का सपना भी बीजेपी ही देख सकती है। खैर, केरल में भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं बनी, वहां आज भी एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ चुनाव हो रहा है। अब जिसे जितनी सीटें मिले, आज की तारीख में यूडीएफ भारी है, राहुल गांधी वहीं के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हालात उनके पक्ष में हैं, लेकिन 20 की 20 सीटें
चाहे एलडीएफ को मिले या यूडीएफ को मिले, यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को मिले या कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे को मिले, मिलेगी तो इंडिया गठबंधन को ही। घी कहीं भी गिरे थाली में, चावल में गिरे, दाल में गिरे, गलती से सब्जी में ही गिर जाए, लेकिन गिरेगा तो थाली में ही, यानी इंडिया गठबंधन की थाली में ही तमिलनाडु की तरह वहां की 20 सीटें भी जाएंगी। रही बात लक्षद्वीप की, सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट निकाल ले। वो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाका है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड। अंडमान निकोबार थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है, लेकिन हालात अब उतने अनुकूल नहीं है जो 2014 में थे। 19 में वहां की बादशाहत भी चली गई थी। और पौंडीचेरी की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे हालात नहीं है। इन तीनों छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वही स्थिति है। अब चलते हैं गोवा। गोवा वो राज्य जहां से मनोहर पर्रिकर आते थे, स्कूटी पर घूमने वाले मुख्यमंत्री, पर्यटकों के बूते चलने वाला राज्य, एक ऐसा राज्य जहां के सिली सोल्स बार की चर्चा गोवा में जितनी नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा इस देश में हो गई। और बताया गया कि कथित तौर पर इस सिली सोल्स बार से स्मृति ईरानी का कोई कथित नाता रिश्ता है। हकीकत क्या है यह स्मृति ईरानी जाने, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहां बीफ के सहारे सियासत नहीं हो सकती, जहां प्रधानमंत्री सावन में मुर्गा मटन की बात नहीं कर सकते कि लोगों की भावनाएं आहत होती है, क्योंकि इससे गोवा ही आहत हो जाएगा। और इस प्रकार से आहत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 20-25 साल सोचना पड़ जाएगा कि वहां क्या करें। पिछली बार 1-1 से मुकाबला बराबरी पर था, उस गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। इस बार या तो 1-1 हो, या हो सकता है कि दोनों सीटें भी एक्सट्रीम केस में भारतीय जनता पार्टी जीत ले। दिल्ली में उस नंबर का थोड़ा फर्क ही पड़ेगा, क्योंकि एक वोट से इस देश में कई बार सरकारें गिरती रही है, तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बहुत फर्क नहीं पड़ना है। गोवा से आगे निकलते हैं, वो राज्य जहां पेसीएम की चर्चा होती है, वो राज्य जहां बीएस येदियुरप्पा को किनारे लगाया गया, और वो राज्य जो लिंगायत और वो कलिंगा की सियासत से आगे बढ़कर अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी के साथ कदम ताल कर रहा है। उस राज्य ने भारतीय जनता पार्टी को 25 और गठबंधन के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ 26 सीटें दे दी थी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां है? क्या येदियुरप्पा के बेटे का विरोध ईश्वरप्पा नहीं कर रहे? क्या येदियुरप्पा को अंत में भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगाने के बाद उनको और उनके बेटे को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत समझी है? तो क्यों समझी है, इसे लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? और क्या उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, रेड्डी बंधु, हैदराबाद कर्नाटक, बेंगलुरु महानगर और कोस्टल कर्नाटक, मैसूर दावणगेरे का एरिया, इन सब की सियासत को अलग अलग अगर तौल कर देखें तो कर्नाटक के लोगों को तो अब यह भी दिखाई दे रहा है कि भले ही लिंगायत वो कलिंगा की सियासत हो, भले ही लिंगायत समूह में अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात हो, भले ही सिद्धरमैया का अहिंदा समीकरण हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद चला गया हो, जो वहां की दूध की एक बड़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन इन सब के बावजूद कर्नाटक एक मामले में यूनाइट है। और वो यूनिटी इसलिए है क्योंकि जो मौका एचडी देवेगौड़ा को 10 महीने के लिए मिला था हिंदुस्तान की सल्तनत पर राज करने का, इस देश की लोकतांत्रिक सल्तनत के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान में बैठने का, यानी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का, तो क्या 10 महीने का वो शासनकाल अब किसी दूसरे कन्नडिगा के लिए 60 महीने यानी 5 साल का भी हो सकता है? यह सवाल उस दौर में खड़ा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित नेता के पास, कर्नाटक से आने वाले दलित नेता के पास कांग्रेस पार्टी की कमान है, इंडिया गठबंधन की कमान है। और अघोषित रूप से ही सही, इंडिया गठबंधन में आप किसी भी टॉप लीडर से बात करें तो यही बात निकलकर सामने आती है कि अगले मनमोहन सिंह की भूमिका में इस देश के सामने यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। तो एक कन्नडिगा देश का प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल के लिए बने, कर्नाटक की सियासत को यह भी प्रभावित कर रहा है। थोड़ा इससे आगे बढ़े, तेलंगाना 4 सीटें मिल गई थी पिछली बार वहां बीजेपी को, 17 सीटें हैं, 17 में 4 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली थी। लेकिन अब क्या खाता भी खुलेगा? खुदा ना खास्ते खाता खोल लिया, क्या उसके आगे के हालात बनेंगे?
तेलंगाना की सियासत इस दिशा में जा रही है कि जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर लोग आरोप लगाते थे कि तेलंगाना और हैदराबाद से बाहर निकलकर यह पार्टी पूरे देश में बीजेपी की एक कथित बी टीम बनी हुई है, वो पार्टी अब हैदराबाद के बाहर शायद ही कहीं इक्का दुक्का सीटों पर नजर आ रही है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। अब बीआरएस की सत्ता नहीं है, अब के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर नहीं है, और केसीआर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने की स्थिति में भी नहीं है। यही कारण है कि जब वो मदद पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो उनकी बेटी के कविता ईडी की हिरासत में है, अब तो सीबीआई की भी हिरासत में। तो वहां के जो हालात हैं, रेवंत रेड्डी की कांग्रेसी सरकार ने जब हालात ऐसे बना दिए हैं, वहां के राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो हालात ऐसे बना दिए हैं, ये एआईएमआईएम यानी ओवैसी साहब की पार्टी यदि देश के दूसरे हिस्से में कहीं भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिखी तो खुद उनकी सिकंदराबाद की सीट खतरे में पड़ सकती है। तमाम चर्चा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने से सबसे ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर थी कि फिर इसके बाद यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तेलंगाना में तो फिर इसके बाद ओवैसी साहब के माध्यम से जो कथित खेल होता है उस खेल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। और अब सरकार बनने के बाद वो होती दिख रही है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात अनुकूल नहीं है, कांग्रेस पार्टी बढ़त पर है। जरा उसके बगल में चलते हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से समझौता हो गया, कुछ लोकसभा सीटें भी लड़ने के लिए मिल गई। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 4, 5, 6 सीटें मिल जाए लोकसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या लोग वहां वोट देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का खाता आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर खुलवा पाएंगे? पिछली बार 25 में 22 सीट वहां की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर की पार्टी जगनमोहन रेड्डी ने जीती थी, वाईएसआर के बेटे जो अभी मुख्यमंत्री हैं। और उस आंध्र प्रदेश में आज की जो हकीकत है, सबसे ज्यादा चाहे वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर टीडीपी हो या बीजेपी के विरोध में खड़ी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, ईडी के से प्रभावित पार्टियों में यही दोनों पार्टियां रही है। आज आप भले ही देखते हैं कि दिल्ली की एक पार्टी, बंगाल की पार्टी, बिहार की पार्टी, महाराष्ट्र की पार्टी, लेकिन जहां शिकंजा कसने की बात होती है उसमें आंध्र की भी ये दोनों पार्टियां बीजेपी से कम प्रताड़ित नहीं रही हैं, जांच एजेंसियों से कम प्रताड़ित नहीं रही है, सीबीआई ईडी का प्रकोप इनके यहां कम नहीं रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश वहां भी नहीं दिखती। पिछली बार भी उनके वोट प्रतिशत दशमलव में थे। अब आते हैं सबसे बड़े राज्य, 48 सीटें जिस राज्य में है महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र जो 1960 में गुजराती बनाम मराठी यानी भाषाई आधार पर जब राज्य गठित हो रहे थे, उस वक्त एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब गुजरात बना तो महाराष्ट्र भी बना। और उस महाराष्ट्र में अब मुद्दा दूसरा है, हालात बदल गए हैं, चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। वहां ईडी के प्रकोप से सरकारें बदल जाती है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ती है और तिपहिया सरकार चलाई जाती है, जिस तिपहिया सरकार की ड्राइवर सीट पर गुवाहाटी मॉडल के तहत शिवसेना तोड़कर बाला साहब ठाकरे की विरासत को तोड़कर आए एक नाथ शिंदे हैं, तो पीछे के दोनों पहिए एक देवेंद्र फडणवीस के रूप में बीजेपी ने थाम रखा है, तो एक शरद पवार की पार्टी तोड़कर आए उनके भतीजे अजित पवार ने थाम रखा है। यानी जहां पहिया थाम कर सरकार को घसीटा जा रहा है, वहां जनता को भारतीय जनता पार्टी घसीट कर अपने पाले में लाएगी। उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब के भी पैर कांपते थे, उस महाराष्ट्र में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा अस्मिता की सियासत को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जिसमें सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक भावनाओं का, भारतीय जनता पार्टी के उस चुनावी हिंदुत्व का और उस चुनावी हिंदुत्व के लिए उपजाऊ जमीन का हमेशा हमेशा के लिए अभाव पैदा करके रख दिया। आज चाहे बात मुंबई महानगर की हो, बीजेपी डर रही है कि बीएमसी का चुनाव, आप सोच सकते हैं कि बीएमसी को, मुंबई महानगर पालिका को आज तक लंबे समय से अपना मेयर और अपने निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं मिले। ये डर किस बात का है? डर हार का है, क्योंकि मुंबई में हालात खराब दिख गए तो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के पहले एक्सपोज होने में बीजेपी को डर लगता है। पुणे का लोकसभा चुनाव आयोग ही भूल जाता है। ये हालात बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र का कोई इलाका हो, चाहे ग्रेटर मुंबई का इलाका हो, चाहे पुणे बेल्ट का इलाका हो, चाहे मराठवाड़ा रीजन हो, चाहे वो खानदेश का इलाका हो, चाहे वो विदर्भ का इलाका हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। वहां दोहरी सहानुभूति लहर है। 84 साल के मराठा क्षत्रप शरद पवार के समर्थन में भी एक सहानुभूति लहर है। जिनकी पार्टी को तोड़ा गया, बाला साहब ठाकरे के बेटे, और 32 महीनों तक महाराष्ट्र को एक सफल सरकार दे चुके, कोरोना की दोनों लहर के दरमियान महाराष्ट्र को सकुशल तरीके से काफी हद तक निकाल चुके उद्धव ठाकरे के प्रति वहां के जन जन में एक भरोसा है। और ये दोनों पार्टियां अब एक साथ है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी है, और कई सीटों पर प्रकाश आंबेडकर का स्ट्रेटेजिक समर्थन भी है। कहां गुंजाइश है? 32% मराठा है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फोल्ड में जा ही नहीं सकते। आरएसएस उनके लिए एक अलग किस्म का संगठन है जो उनके मिजाज से मेल नहीं खाता। 12-13% अल्पसंख्यक है, एक बड़ी दलित आबादी है। बीजेपी के पास क्या है? कुछ पॉकेट्स में थोड़े से ओबीसी वोट। और जब से मराठा आरक्षण का विवाद हुआ, मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन चला, उस आंदोलन ने ओबीसी वर्ग के अंदर भी एक हलचल पैदा कर दी कि कुनबी सर्टिफिकेट देकर उन्हीं के 27% आरक्षण में दूसरे ओबीसी को भी बनाकर घुसाया जा रहा है। फिर वो कहां जाएंगे? यानी जिनको लाने की कोशिश हो रही है वो नाराज, ओबीसी कोटे में किसी दूसरे को घुसाने की कोशिश हो रही है वो और नाराज। ये हाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वही है जो 2013-14 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का था। आंध्रा वाले भी नाराज हो गए थे, तेलंगाना वाले भी नाराज हो गए, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी नीलबटा सन्नाटा की स्थिति में करीब करीब पहुंच गई। ये हालात आज महाराष्ट्र में सामाजिक स्तर पर, विमर्श के स्तर पर, गुवाहाटी मॉडल वाले धोखे के स्तर पर, राजनीतिक धोखे के स्तर पर हर जगह चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से जो 23 सीटें बीजेपी को और 18 सीटें उस वक्त 2019 में अविभाजित शिवसेना को बतौर एनडीए के अलायंस पार्टनर मिली थी, आज स्थिति यह है कि नितिन गडकरी के सिवा खाता खोलने वाला दूसरा कैंडिडेट कौन है एनडीए गठबंधन का? चाहे बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो या अजीत पवार की पार्टी हो, अजीत पवार वाली एनसीपी हो। नितिन गडकरी के सिवा खुद बीजेपी के लोग पत्रकारों से पूछते हैं कि दूसरी सीट बताइए, खाता कहां खुल रहा है। इस हालात में जो मैंने 182 सीटें आपके सामने रखी, उन 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पैर रखने की जगह कैसे मिलेगी? खुद बीजेपी का आंकड़ा दर्जन भर से यानी 12 सीटें, 10-12 सीटों से आगे कैसे बढ़ेगा, और अलायंस का आंकड़ा, उनका आंकड़ा भी 10-12 सीटों से आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर चिंता व्याप्त है। और इसके बिना यदि यहां भारतीय जनता पार्टी 182 में एक बार फिर 150 या 160 सीटें गंवाने की स्थिति में पहुंचती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां 150 सीटें गंवा दी या 160 सीटें गंवा दी, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ लगभग नामुमकिन हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री उनके नाम के साथ लगना तय हो जाएगा। फकीर का झोला उठने में 4 जून से आगे 5 जून फिर नहीं आएगा। ये आज की हकीकत है। देखते हैं ये आज 13 अप्रैल के जो हालात हैं, क्या वाकई ये हालात वोटिंग के दिन तक इन इलाकों में है? ये देखा जाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।